नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। मैं आधुनिक भारत के इतिहास में चर्चा कर रहा था पिछले एपिसोड में 1905 से लेकर के 1919-20 तक के बीच का जो इतिहास है, ख़ासतौर से क्रांतिकारियों का इतिहास। तो उसमें मैं चर्चा कर रहा था और स्टेप बाय स्टेप हमने बताया पिछले 2 एपिसोड में। आज चर्चा करते हैं कि यही वो दौर था जब भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन होता है, गांधी जी का प्रवेश होता है। वो समय था 1915 का, जनवरी 1915, जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। आप सबको पता है कि 1894 से लेकर के और 1906 तक गांधी जी ने अफ्रीका में खूब संघर्ष किया। भारतीयों के अधिकारों को लेकर के वहाँ लड़े और अधिकारियों को से ये अनुनय विनय किया कि जो यहाँ के भारतीय हैं, उन्हें, जो प्रवासी भारतीय हैं और जो व्यवसायी भारतीय हैं, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। और उनमें कुछ आंशिक सफलता मिली। वहाँ उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नाम से पत्र भी निकाला, एक नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी की, एक टॉलस्टॉय फार्म और एक फिनिक्स फार्म की स्थापना भी की अपने एक जर्मन शिल्पकार के सहयोग से, जिसका नाम था कोलेनबाख। तो इस तरह से वहाँ एक अपने जो वहाँ भारतीय थे, प्रवासी भारतीय थे, जो मजदूर थे और जो व्यवसायी थे, उनको अधिकारों तक पहुंचा करके और फिर वापस आ गए। फिर वो दौर शुरू होता है भारतीय राजनीति में, महात्मा गांधी का दौर, जो आमतौर पे ये दौर 1920 से लेकर के और आज़ादी के वर्ष तक माना जाता है। 1915 में जब गांधी जी आए तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले उनके मन में जो विचार आया वो ये आया कि यहाँ के पूरे देश को एक बार घूम करके देखा जाए, लोगों की ओपिनियन को समझा जाए, जनता के विचारों को जाना जाए और अंग्रेज़ों का जनता के प्रति और जनता का अंग्रेज़ों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, इसको जानने की कोशिश की जाए। उसके बाद यहाँ की राजनीति में सत्याग्रह हो या अवज्ञा आंदोलन हो, उसको आरंभ किया जाए, या किसी भी तरह का वाद प्रतिवाद करने की स्थिति तभी बनती है जब समाज के बारे में, वहाँ के विवादों के बारे में, सरकार और समाज की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। इस तरह से गांधी जी ने 2 वर्ष घूम घूम कर बिताए और पहला जो सत्याग्रह किया वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह एक तरह से इसे नील विद्रोह भी कहते हैं। दरअसल ये नील विद्रोह है क्या? उस ज़माने में प्राकृतिक रंगों की खेती भी होती थी, फसलों से, पेड़ों से, फूल पौधों से, और प्राकृतिक रंग निकाले जाते थे। लेकिन वो दौर ऐसा था, लगभग 1870 या 80 के बाद से, जैसे ही औद्योगिक उत्पादन मशीनीकृत हुआ, नए नए उद्योग लगे और मशीनों का आविष्कार होने लगा और धीरे धीरे केमिकल रंगों का आविष्कार होने लगा। तो जर्मनी में केमिकल रंगों का आविष्कार उस समय हो गया था और अब प्राकृतिक रंगों की बदले में ये कृत्रिम रंग बनने लगे थे, केमिकल मिला करके। तो नील की खेती बंद हो गई थी। अब नील की खेती क्या थी? नील एक तरह की फसल थी जिससे रंग निकाला जाता था। अंग्रेज़ों ने किसानों से एक एग्रीमेंट किया करते थे किसानों के साथ कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा किसानों से ज़मीन लेते थे, वहाँ किसान खेती करते थे और उनको उचित पैसा दे करके और वो फसल ले लेते थे वो, जिससे कि प्राकृतिक रंग बनाया जाता था। यही नील की खेती थी। उसका एक कमज़ोर पॉइंट ये था कि नील की खेती जिस खेत में होती थी
वो ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती थी, तो उसे उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय तक परती छोड़ा जाता था, फिर बाद में वो उसमें कुछ उर्वरा शक्ति आ जाती थी। तो अब कृत्रिम रंगों के आविष्कार के कारण नील की खेती बेमानी हो गई थी। अब कोई भी अंग्रेज नील की खेती नहीं करता था, किसानों पर दबाव भी नहीं बनाता था। लेकिन वो जो एग्रीमेंट वो किया था, वो एग्रीमेंट चलता रहा। मैंने 3 कट्ठिया, इसे 3 कट्ठिया भी कहा जाता है। मैंने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा अंग्रेज ले लेते थे, उस पर नील की खेती कराते थे। तो इसे 3 कट्ठिया एग्रीमेंट भी कहते हैं या 3 कट्ठिया कानून भी कहते हैं। तो नील की खेती बंद होने के बाद भी किसानों को उस 3 कट्ठे पर लगान देनी पड़ती थी। अंग्रेज ऑफिसर जानबूझ करके मालगुजारी वसूलते थे। वो ये कहते थे कि तुमने एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट अभी लागू है, ख़त्म नहीं हुआ है, भले नील की खेती बंद हो गई हो। तो इससे किसान परेशान थे। गांधी जी से सबसे पहले एक राजकुमार शुक्ल नाम के राजनेता थे, वो मिले। उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी और ब्रजकिशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, इन लोगों की एक टीम तैयार हुई और वो गांधी जी से आकर के मिली। गांधी जी से सारी समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। गांधी जी ने कहा कि हम इसके लिए चंपारण चलेंगे और वहाँ जाकर के किसानों से बात करेंगे। गांधी जी चंपारण आए तो वहाँ के कलेक्टर ने गांधी जी को आदेश दिया कि आप यथाशीघ्र चंपारण छोड़ के बाहर चले जाइए। लेकिन चूंकि गांधी जी के साथ वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहाँ के किसान थे, साथ थे, तो अंग्रेज़ों के ऊपर एक दबाव पड़ा। चूँकि जनसमूह था गांधी जी के साथ, तो अंग्रेज़ फिर बाद में सहमत हो गए और उन्होंने गांधी जी को लोगों से मिलने की छूट दे दी। गांधी जी फिर गांव-गांव गए, किसानों से मिले। किसानों से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को जाना। तो किसानों ने बताया कि नील की खेती बंद हो चुकी है, लेकिन 3 कट्ठिया एग्रीमेंट चूँकि अभी चल रहा है। हमारे 20 कट्ठे खेत में से 3 कट्ठे किसानों ने एग्रीमेंट के तहत अभी भी लिया हुआ है, तो वो उस पर वो मालगुजारी वसूलते हैं, जबकि नील की खेती नहीं होती है तब भी। तो गांधी जी को वाजिब लगा। गांधी जी ने किसानों से की बात को सुन करके अंग्रेज अफसर तक बताया। अंग्रेज अफसर बहुत टाल मटोल के बाद इस बात के लिए तैयार हुए कि इसके लिए एक नील आयोग बनाया जाए और उस नील आयोग के तहत जो फैसला होगा उसके अनुसार अंग्रेज़ सरकार काम करेगी। आयोग बना और उस आयोग में गांधी जी भी सदस्य बनाए गए। तो उसमें ये विचार ये हुआ कि जो अंग्रेज़ मालगुजारी वसूलते थे उसका 25% वापस करेंगे। इस पर सहमति बन गई। गांधी जी को लगा कि ये बहुत कुछ पा लिया हमने, जबकि जब नील की खेती नहीं हो रही है और नील की खेती बंद है, फिर भी ये ज़बरदस्ती की वसूली है, तो उनको उस एग्रीमेंट को ख़त्म कराने के लिए प्रयास करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने ख़त्म कराने का प्रयास नहीं किया। 25% चूँकि मालगुजारी वापस करने के लिए तैयार हो गए थे अंग्रेज़, इस पर खुश हो गए और वहाँ के किसानों को समझाया। किसान भी क्या करता, मान जाता, मान गया और वो 25% वापस मालगुजारी वापस पा कर के वो खुश हो गया। कालांतर में अंग्रेज चूँकि इस व्यवस्था को न के बराबर मानने लगे, उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। चूँकि नील की खेती बंद हो गई थी और अब जनता जागरूक हो गई थी, तो जनता को वसूल किया गया पैसा वापस करना अंग्रेज अधिकारियों को ख़राब लगा। धीरे धीरे वो कुछ वर्षों में, और ऐसा कहा जाता है कि अगले 10 वर्षों के अंदर किसान वहाँ के अंग्रेज अफसर धीरे धीरे जाने लगे और फिर चंपारण उन्होंने छोड़ दिया और किसान इस एग्रीमेंट से मुक्त हो गए। तो ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण का सत्याग्रह। इसे चंपारण का सत्याग्रह कहा जाता है और इसे गांधी जी ने अपनी भाषा में सफल सत्याग्रह माना।
खैर, अगला जो आंदोलन किया उन्होंने, इसी दौर में एक अगला आंदोलन हुआ 1918 में। ये नील विद्रोह जो था वो 1917 में हुआ। 1918 में अहमदाबाद के मिल मज़दूरों की एक समस्या थी। मिल मज़दूरों ने एक आवेदन किया अपने मिल मालिकों से कि प्लेग, चूँकि उस समय काफ़ी प्लेग फैला था, तो प्लेग बोनस के नाम पर उन्हें 35% दिया जाए। मिल मालिक तैयार नहीं हुए, जबकि वो सभी मिल मालिक भारतीय थे। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश उसमें से भारतीय थे या सभी भारतीय थे। और भारतीय मिल मालिकों को गांधी जी वहाँ गए, वहाँ समझाया उन्होंने। मिल मालिक 20% बोनस देने को तैयार थे, लेकिन मज़दूरों ने इसे इनकार कर दिया। गांधी जी इसके लिए भूख हड़ताल किए। भूख हड़ताल करने के बाद एक सहमति बनी और एक ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। उस ट्रिब्यूनल ने जांच पड़ताल के बाद ये तय किया कि 35% प्लेग बोनस मज़दूरों को मिलना चाहिए। 35% प्लेग बोनस वापस मिला मज़दूरों को और ये अनशन खत्म हुआ। ये विवाद यहीं खत्म हुआ। ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। इसके बाद गांधी जी का एक तीसरा सत्याग्रह हुआ उसी वर्ष 1918 में ही, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन गुजरात का एक खेड़ा गांव था। वहाँ बहुत भयंकर अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, जिसकी वजह से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। तो वहाँ के राजस्व संहिता में ये नियम था कि जिसकी फसल 25% से ज़्यादा खराब हो गई हो, माने उपज 25% से भी कम हो, उसका मालगुजारी माफ़ हो जाएगा। किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी दुर्भिक्ष की वजह से, तो किसान आंदोलित थे। तो वहाँ गांधी जी पहुँचे और गांधी जी ने इंदुलाल याज्ञिक और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी और गांधी जी ने कहा कि आप किसानों से मिलिए, पता लगाइए उनकी क्या समस्याएं हैं और फिर अंग्रेज़ अफसरों से बात किया जाए। इस तरह से पटेल ने काफ़ी काम किया और गांव-गांव जाकर के किसानों से मिले और ये तय हुआ कि किसानों की मालगुजारी माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 25% भी उत्पादन नहीं है किसानों का, इसलिए किसानों की मालगुजारी, उनका राजस्व पूरा माफ़ होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, अंग्रेज़ अपनी जीत पर अड़े रहे। उन्होंने किसानों के पशुओं को जब्त कर लिया, उनके मकान कुर्क कर लिए। अंत में एक आंदोलन चला, बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन के तहत अंततः ये तय हुआ कि जो सक्षम किसान हैं, धनी किसान हैं, जो ये मालगुजारी दे सकते हैं वो दे दें, बाकी किसानों की मालगुजारी माफ़ कर दी गई। अंग्रेज़ों ने इसकी घोषणा तो नहीं की, लेकिन एक अघोषित रूप से अंग्रेज़ ये मान गए कि जो सक्षम है वो तो कम से कम दे दें मालगुजारी, बाकी जो नहीं देना चाहते, जो गरीब है, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये भी आंदोलन अपनी पूर्णाहुति को प्राप्त हुआ। इन सत्याग्रह के आंदोलनों में गांधी जी को कुछ बातें समझ में आ गई कि ये सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा को भारत में लागू करने का समय है, इस पर आगे काम किया जा सकता है। दूसरा ये कि गांधी जी को जनता के करीब जाने का मौका मिला, जनता से बात करने का मौका मिला और जनता के विचारों को समझने का मौका मिला। अंग्रेज़ों के काम करने की पद्धति क्या है ये समझने का मौका मिला। अंग्रेज़ों की कमजोरियां क्या हैं और भारतीय जनता की कमजोरियां क्या हैं, ये सब एक तरह से अब भारतीय जनता और अंग्रेज़ अफसरों के बीच क्या समन्वय है, क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिला गांधी जी को, जिससे उन्होंने कालांतर में एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की कि उस पृष्ठभूमि ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।